वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। अब इसमें हम अगर आगे चलें तो हम कहानी पढ़ चुके हैं मुगलों के बारे में। मुगलों में बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, मराठास एंड राजपूत टूट के अलग हो चुके हैं। अब इसके बाद पुर्तगाली, डच, फ्रेंच को हटाने का काम कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ख्याल आया था कि हमें इनको हराना होगा जिससे हम पूरे इंडिया पे राज कर सके। जब इन्होंने पूरे इंडिया पे राज करने का सपना देख लिया और इन लोगों को हरा भी दिया तो दो लोग बचे थे यहाँ पर जो आज़ादी चाहते थे। ये थे कॉमन मैन एंड ये लोग। राजा परेशान थे कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने स्टेट राज्य वापस चाहिए। और कॉमन मैन इन ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी से बहुत परेशान थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। अब जरा आगे चलते हैं इस कहानी में कि अब कैसे ब्रिटेन आएगा पावर में, क्योंकि अभी तक तो कहानी चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब चलते हैं इसमें रिवोल्ट 1857 का क्या हुआ। इसमें इसमें पहले जो वॉर इसका नाम पड़ा वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। अब इसमें पहली जो प्रॉब्लम थी, मैंने कहा था ना ब्रिटिश पॉलिसीज प्रॉब्लम थी। पहली पॉलिसी जो प्रॉब्लम थी वो थी टैक्स। बहुत हाई टैक्स लेते थे अंग्रेज। दूसरी पॉलिसी थी कि कैसे राज्य हथियाए जाएं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये सब बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब इसमें ब्रोकआउट क्या होता है, स्पॉय म्यूटिनी। स्पॉय म्यूटिनी क्यों हो जाती है? इसका रीजन ये था कि जो सिपाही होते हैं, सिपाही मतलब नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सिपाही होते हैं ये होते हैं सिपाही। सिपाही किसके अंदर? अंग्रेजों के अंदर। तो जो सिपाही अंग्रेजों के अंदर होगा उसे हम कहेंगे सिपाही। तो ये जो सिपाही है इसको कहा गया कि बंदूक में कार्टेज होती है जिसे हम रीलोड करने के लिए यूज करते हैं, वो आपको मुंह से छीलनी है। ओके, बट मुंह से छीलने में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो कार्टेज है ये बनी है गाय और पिग के मांस से, और ये दोनों ही चीजें हिंदू और मुस्लिम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहां पर म्यूटनी की जो शुरुआत की गई वो करी सिपोय ने। और बाद में पिक्चर में आते हैं हमारे राजा एंड पीजेंट। पीजेंट मतलब फार्मर, जिन पे टैक्स बहुत लगाया जा रहा था। अब पहले सिपाही पे चलते हैं। सिपाही की कहानी में ऐसा था कि इन्होंने जब लड़ाई शुरू करी तो शुरू करने में इन्होंने बहादुर शाह जफर को डिसाइड किया कि ये हमारे राजा बनेंगे, हम इनके लिए लड़ेंगे। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी गई। ऐसा नहीं था कि हिंदू अलग लड़ रहे हैं मुस्लिम अलग लड़ रहे हैं, नहीं, सब मिलके लड़ रहे हैं और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हुई। बट इस पूरी लड़ाई में कॉजेस मैंने आपको समझा दिए कि भाई टैक्स एक कॉज हो गया, दूसरा कॉज हो गया यहाँ पर राजा उनकी रियासतें छीनली गई हैं, एंड तीसरा कॉज था पीजेंट पे टैक्सेस, मतलब फार्मर के ऊपर टैक्सेस। जब ऐसा हो रहा था तो एक बात नोटिस की गई कि अब तक 1856 तक, अब तक इंडिया हार रहा था, सडनली एकदम से जीतना शुरू कर देता है। ये जीत होती है छोटी छोटी लड़ाइयों में। अब वो लड़ाइयां कौन कौन सी थी, इनमें कौन कौन से राजा थे, इसकी कहानी हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी लड़ाई में किन किन बातों के ऊपर एकदम से मुद्दे उखड़ के आ रहे थे। मेरा कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी लड़ाई में कि हाईली लोकलाइज, अनऑर्गेनाइज एंड अनप्लान मैनर में था। मतलब सिपाही की अपनी वजह है कि भाई यहाँ पर कार्टेज में प्रॉब्लम है, जो राजा हैं उनको अपने मुद्दों से प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमारी रियासत छीलनी है, एंड तीसरी जो बात थी पीजेंट की, फार्मर प्रॉब्लम है टैक्सेस। तो इनके ऊपर कोई एक मुद्दा नहीं है कि भाई हमें देश आजाद कराना है। इनको मुद्दा है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है इनसे आजादी चाहिए। पीजेंट को टैक्सेस से, राजा को अंग्रेजी शासन से, और सिपाही को इस कार्टेज वाली गन से। अब ये सारी बातों की वजह से कोई लीडर एक उभर के नहीं आया। और तब एक जमाना भी था ऐसा कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज सुनने में नहीं आ रही थी। अमेरिका में रेवोल्यूशन चल जरूर रहा था बट ये नहीं पता लग रहा था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अगर हम देश को आजाद करा भी दें तो ये देश दिखेगा कैसे? क्या ये देश छोटी छोटी रियासतों वाला देश हो जाएगा, या एक पूरा अखंड भारत जो आज हम देखते हो वैसा दिखेगा? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम जो चैलेंज होकर आई उनके लिए ये थी कि जो अपर क्लास होता है, जैसे जमींदार और राजा, कुछ राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, तो वो राजा और जमींदार मिलके अंग्रेजों की हेल्प कर रहे थे। वो मानते थे कि हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो अंग्रेजों के साथ ही है। अब इस पूरी कहानी में एक बात और है कि सिर्फ ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये मेनली जो हुआ नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखिए, 1856 का जो रिवोल्ट हुआ उससे पहले, थोड़े दिन पहले, मतलब 1855 के आसपास, अवध जो था वो राज्य को
छीन लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। और अवध उस टाइम का सबसे बड़ा राज्य में होता था। ये जो आप ब्राउन वाला एरिया देख रहे हैं ये अवध है। अब जैसे ही आपने कहीं पे विद्रोह करके या मतलब रिवोल्ट करके या वॉर करके वहां से वो राज्य छीन लिया, तो वहां के लोग तो गुस्से में होंगे, तो वो भड़के हुए ऑलरेडी थे, तो वो सबसे ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव थे। अब इस एक्टिव के बाद आप देखोगे, यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप देखोगे ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें काफी सारे कलर है, और जो नीचे वाला एरिया है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। इसमें से व्हाइट है या तो ब्लू है या हल्का हल्का ग्रीन है। रीजन क्या है कि ये वाला रीजन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था रिवोल्ट के अंदर, सिर्फ जो एक्टिव था वो ये वाला रीजन था। अब जरा इस बात को देखिए कि ये रिवोल्ट हो कैसे रहा था। देखिए, जो ये वाला रीजन है इसमें ये वाले लोग में आर्मी में भी साथ हो रही थी, प्लस जो राजा थे वो भी साथ थे कि मिलकर लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। जो ये लाइट ब्लू वाला एरिया है, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये वो राज्य थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे लड़ाई में, कि हम अंग्रेजों की मदद करेंगे ये 1857 का रिवोल्ट दबाने में। और ये जो डार्क ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, यहां पर क्या था कि जो आर्मी थी ब्रिटिश की वो विद्रोह पे उतर आई थी। और जो आखिरी ये जो ग्रीन स्टेट है न्यूट्रल थे, ये किसी के साथ नहीं खड़े थे। पर ये जो ब्लैक वाला रीजन है आप देख रहे होंगे, मैं आपके लिए थोड़ी स्क्रीन साफ करता हूं, ये वो एरिया था जहां फुल फ्लैश जंग चलती थी। ये 6 एरिया थे ऐसे। ये कौन से 6 एरिया है हम इस बारे में बात करेंगे। पहले आप ये समझें कि आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक है चार्ल्स कैनिंग एंड दूसरे हैं लॉर्ड डलहौजी। जो चार्ल्स कैनिंग है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कब, 1857 का रिवोल्ट आ रखा था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1857 होने से पहले तक राजा थे, मतलब 1848 से 1856। और उनकी एक पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सबसे बड़ी वजह बनी थी कि यहाँ पर रिवोल्ट हो रहे थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूरी वीडियो में आपको हिंट देता रहूंगा मैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या है, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट मीनिंग में बताना है शॉर्ट में। आगे चलते हैं। तो अब इस कहानी की लड़ाई शुरू होती है मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है, मेरठ यहाँ पर है, ये दिल्ली है। एक मिनट में आपके लिए जरा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, जहां ये 1 लिखा है ना उसके नीचे ही मेरठ है। तो मेरठ आता है मेरठ के आई मीन यूपी के अंदर। मेरठ आज की तारीख में जो यूपी है उसके अंदर आता है। अब इसमें हम आगे चलें तो 10 मई वो तारीख थी जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो इनका मानना ये था कि अगर हमें हिंदुस्तान को एकजुट बनाना है, मतलब अगर पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि दिल्ली जो कैपिटल है उस पर राज कर लो आप। तो आप क्या होगा, पूरा का पूरा देश आपका हो जाएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो यूएसए है। अब यूएसए में अगर आपको रूल करना है, अगर आपको लड़ाई से आपको यूएसए जीतना है, तो एक तरीका है उसकी सारी स्टेट जीत लो, कैलिफोर्निया जीत लो, टेक्सास जीत लो, ये सब जीत लो। एक तरीका है सीधे वॉशिंगटन डीसी पे हमला करो और पूरा का पूरा यूएसए ही जीत लो। ठीक है, ये पूरी एक कहानी हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने यही माना कि दिल्ली में हम दिल्ली जीत लेंगे, और यहाँ पर बहादुर शाह जफर को बिठा देंगे जो कि हमारे फेस हैं इस पूरी रिवोल्ट के लिए, और हमारे लिए जीत हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पूरी की पूरी आर्मी दबा दी जाती है। अब जो ये आर्मी दबा दी गई है, ये कौन सी आर्मी थी, ये थी 3rd नेटिव कैवलरी। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई हो। मीनवाइल पैरेलल में क्या हो रहा था, मीनवाइल ऐसा हो रहा था कि जो राज्य मैंने आपको बोले जो विद्रोह पे उतर आए थे वो कौन कौन से थे, वो थे बंगाल, अवध, अवध को OUDH भी लिखा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बिहार, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। अब ये सारे के सारे जो अटैक कर रहे थे, इसके साथ इनके साथ सिविलियन भी उतर आए थे, मतलब पीजेंट्स लोग भी उतर आए थे कि हमें भी आजादी चाहिए टेक्सास से। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ आपको ऐसे ये दिखाए थे, मैंने आपको 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है वो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, अरय। ये वो 6 जगह हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा रिवोल्ट तेजी से बढ़ रहा था और बहुत ही एग्रेसिवली था। मतलब एक मान लो कि फुल फ्लैश जंग अगर मैं कहूँ तो हो रही थी, वो इन 6 जगह पे थी। अब यहाँ से आपको कहानी इतनी समझ में आ चुकी है। बट जो दिल्ली है वहां पर आपको लीडर समझना होगा। लीडर कौन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जिसको सबसे पहले दबाया जा रहा था वो था जनरल भगत खान। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का जो लीडर था, दिल्ली पे जो आर्मी को लीड कर रहा था वो था जनरल भगत खान, ना कि पूरे इंडिया पे। पूरे इंडिया पे जो एक्टिंग फेस था लीडर का वो थे बहादुर शाह। ये कंफ्यूजन आपको दूर रखना है पूरे पूरे वीडियो में, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे।
दिल्ली पे जो आर्मी चला रहा था वो था जनरल भगत खान। पूरे इंडिया का सिर्फ एक फेस एज अ लीडर कौन था? बहादुर शाह। यहां तक की कहानी खत्म। अब आते हैं कानपुर। कानपुर में राजा के तौर पे जो लड़ रहे थे वो थे नाना साहेब, जो कि एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। अब इनके साथ जो लड़ रहे थे कानपुर के अंदर वो थे तांतिया तोपे एंड अजीमुल्ला खान। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहां से आती है कहानी लखनऊ पे। लखनऊ पे कौन लड़ रहा था? लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे थे हजरत महल, ये उनकी फोटो है। वो क्या चाहती थी, जो उनका बेटा है ब्रजेश कादर वो राजा बने, और इनके साथ मदद करे थे सिपाही, जमींदार, पीजेंट्स। जमींदार कौन थे? लैंडलॉर्ड, जो फार्मर्स को जमीन दिया करते थे। पीजेंट कौन थे? वो फार्मर जो अपनी फसल उगा के टैक्स पे करते थे। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। फिर आती है झांसी, बहुत पॉपुलर। झांसी में झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, और इनके साथ दे रहे थे जो ब्रिटिश में जो सिपाही हुआ करते थे ना, वो मदद कर रहे थे महारानी लक्ष्मीबाई की कि हम आपकी सहायता करेंगे। और इनके साथ क्या था, इनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड था, तो वो उसको राजा नहीं मान रहे थे अंग्रेज। तो इसके कारण उनसे लड़ाई लड़ी जा रही थी कि हम अपनी रियासत लेके रहेंगे और मेरा आने वाला जो बेटा है वो ही यहाँ पर राजा बनेगा। इतनी बात हो गई। इनकी मदद करने कौन आया? इनकी मदद करने आया टांट्या टोपे, ग्वालियर को कैप्चर करने के बाद। बट आखिर में क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो जाती है और वो मार्टियर कहलाई जाती है। इसके बाद जो आखिरी स्टेट थी जो सबसे लंबे समय तक लड़ती रही वो थी एरे। एरे के अंदर थे कुंवर सिंह, और उनके साथ मदद कर रहे थे जमींदार ऑफ जगदीशपुर। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब इस रिवोल्ट को रोका कैसे गया, सोच के देखिए। मान लो एकदम से आप मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें आपके जो लेबर हैं वो भी लड़ पड़े, इंजीनियर्स हैं वो भी लड़ पड़े आपसे। उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी लड़ पड़ा, सब लड़ पड़े। बट इन सब लड़ने पे कोई लीडर नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन बनेगा कि किसी भी रिवोल्ट का फेल होने का। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं था, और लीडर जो था बहादुर शाह, वो बहुत बूढ़े थे और वो कुछ एक्शन या कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था वहां पर फेल होने का। उसके बाद क्या था, मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडिया में कुछ स्टेट ऐसी थी जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना। इसकी एक आखिरी बात ये थी कि अंग्रेजों को ये बात पता लग गई थी कि 1857 का रिवोल्ट होने वाला है। तो उन्होंने लंदन से ही पहले कह दिया कि हमें एक रीएनफोर्समेंट चाहिए होगी अंग्रेज सिपाहियों की, वो आप इंडिया भेज दीजिए। तो वो भी वहां पर तैयार खड़ी थी। तो ये सारे रीजन थे अंग्रेजों के जीतने के। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये लड़ाई खत्म हो गई, हिंदुस्तानी हार गए, तो बहादुर शाह जफर जो थे राजा, उनको अरेस्ट कर लिया गया हडसन द्वारा। और ये मेक श्योर किया गया कि अगर आज हिंदुस्तानी मुगल सल्तनत को अपना राजा मान सकते हैं, तो आने वाले कई रिवोल्ट में भी वो राजा मान सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर को मेक श्योर किया गया कि कोई जनरेशन आगे ना बढ़े और ये आखिरी मुगल राजा हों, और इनको रंगून नाम की जेल में भेज दिया और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 का रिवोल्ट लड़ा हिंदुस्तानियों के खिलाफ, जिसमें थे सिपाही, पीजेंट्स एंड हमारे राजा। अब कहानी में आएगा 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट, जहां से ब्रिटेन का शासन शुरू होगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की एंड की तरफ। अब ब्रिटेन और कॉमन मैन जो हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं, बट अब इन कॉमन मैन में लीडर्स आएंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी। ये अब एक अलग अपना मास मूवमेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से ब्रिटेन की हालत अब पूरी तरह से खराब होगी और 1947 में हमें आज़ादी मिल जाएगी। अब यहाँ पर होती है हमारी वीडियो का एंड। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है। मतलब अगर आप सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ₹1 देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके लगेगी आपकी। बाकी आप सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस, और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप ₹1200 का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है। उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन। कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो ₹1200 हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे ₹0 में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है, और पे में आपकी सिर्फ ₹1 ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी, और आप सीडीएस का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग
एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की कई चीजें ऐसी होती हैं हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं, जैसे एक ओएल की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेंटेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन की आपने जो अब ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को, तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको। जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाता है। और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिनेट, करेज एंड स्टैमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये किताब आपको सेक्स प्लस रोमांस प्लस एसएसबी में सारे जितनी भी पार्ट होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है अपनी लाइफ के थ्रू। कट। अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट, वैट, एसआरटी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो हैशटैग वाशने करके मुझे बताइए और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।